दिल्ली गैंगरेप केस में आज अदालत चारों दोषियों के लिए सजा का ऐलान करेगी। साकेत कोर्ट में दोषियों की सजा पर बहस जारी है। दिल्ली पुलिस ने दोषियों के लिए अधिकतम सजा की मांग की है, जबकि बचाव पक्ष के वकील ने सजा कम करने की मांग रखी है। मंगलवार को निर्भया गैंगरेप केस में अदालत ने चारों आरोपियों मुकेश, अक्षय, पवन और विनय को दोषी करार दिया था। 4 आरोपियों को दुष्कर्म, हत्या, सबूत मिटाने के मामले पर धारा 376, 377, 307 और 302 के तहत दोषी ठहराया गया है। एक आरोपी राम सिंह की तिहाड़ जेल में रहस्यमय हालत में पहले ही मौत हो चुकी है, जबकि नाबालिग आरोपी को 10 दिन पहले ही 3 साल के लिए बाल सुधार गृह भेजा गया है। निर्भया के परिजनों को उम्मीद है कि उनकी बेटी को न्याय मिलेगा और दोषियों को फांसी की ही सजा सुनाई जाएगी। देखिए, जिस तरह की घटना है ये भी अपने आप में बहुत ऐतिहासिक है ये, क्योंकि इंदिरा हत्याकांड के बाद ऐसा माहौल पहली बार बना है, वो भी इस ऐसे मामले में। तो ये घटना ऐतिहासिक है तो फैसला भी ऐतिहासिक ही होगा। लगता है कि इस तरह के फैसला होना चाहिए ताकि आगे जो इस तरह की घटनाएं न हो सके, इसके लिए पाठ बन सके। हाँ, ये जो घटना घटी हमारे साथ ये एक मिसाल बन गया है, तो ये जाहिर सी बात है कि ये मिसाल बनेगी और हमेशा इसके लिए जागरूक रहेंगे, हम भी रहेंगे, चाहे जनता तो है ही है, कि आगे इस तरह की कोई वारदात न होने चाहिए। लगता है कि उनको उनके जो जघन्य अपराध किए हैं आज उनको सजा मिल जाएगी और इसी उम्मीद पे लगता है किस तरह की सजा क्या हम फांसी की सजा कल फांसी कल जब चारों उनकी आंखों में कैसे बात करते हैं वो सामान्य थे, उनके में ना कोई शर्म था न कुछ था, वो वैसे जैसे सब लोग खड़े थे देख रहे थे वैसे। लगभग 9 महीने ये पूरा सिलसिला चला, इसके बाद अब लगता है कि अब घर ही आगे दिन न्याय मिल जाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल लगता है कि अब न्याय लगता है मैं अभी निर्भया के लिए होगा या पूरे समाज के लिए? निर्भया के लिए भी होगा, उसके साथ साथ पूरे समाज के लिए, क्योंकि पूरे समाज ने उस टाइम से अब तक संघर्ष किया है। गरीब तबके में आज भी कोई उनकी सुनवाई नहीं होती है, तो उसकी जागृति करना होगा। तो समाज और ये हमारे कमीशन और ऑफिसर इकट्ठा होकर काम करना चाहिए और एट्रोसिटीज की केसेस ही नहीं होने चाहिए, इस तरह का काम होना चाहिए। सर, जुवेनाइल जस्टिस की बात आ रही है कि एज लोअर कर देना चाहिए हीनियस क्राइम्स में जिसमें मर्डर और रेप हो रहा है, तो क्या विचार है? क्या सरकार खुले मन से इसको देख रही है? नहीं, अभी तक तो नहीं। हमने पिछले वक्त जब कानून बना रहे थे कुछ प्रावधान हमने किया था, लेकिन वो चर्चा होके वही जुवेनाइल का एज रखा दिया है। अभी आगे का मुझे पता नहीं है। आज आ रहा है सर, उसमें मुजफ्फरनगर के बारे में बताइए सर। कर्फ्यू रिलैक्स किया गया है, लेकिन चिंता की बात वहाँ पे बनी हुई है। कई बोले कि यूपी सरकार असफल रही है। राजनीतिक साजिश नहीं, देखिए, मैं किसी को दोष नहीं दूंगा, यूपी सरकार असफल रही है वगैरह, ये तो अब्रप्टली होते हैं, लेकिन पूरे 11 राज्यों को हमने अलर्ट कर दिया था कि ये दंगा फसाद होने की शक्यता है और जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आएगा वही कई तो हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता रंजना कुमारी जुड़ गई हैं। रंजना जी, सबसे पहले तो ये आज फैसले का दिन है, आज इंसाफ का दिन है, सजा क्या हो सकती है इस पर बहुत लंबे समय से बहस भी चल रही है। अलग अलग लोगों की राय भी यहाँ पर सामने आई है और राजनीतिक लोगों की बयानबाजी भी सामने आई है कि फांसी का समर्थन कर रहे हैं कि फांसी की सजा होनी चाहिए, एक मैसेज जाएगा क्योंकि ये घटना एक प्रतीक बनेगी। तो देखिए, जो सजा मुकर्रर होगी वो तो कोर्ट के विजडम पर निर्भर करता है, लेकिन जो धाराएं इस समय लागू की गई थी उन पर, जो अपराध उन पर इस समय स्टैब्लिश हुआ है, साबित हुआ है, वो 13 अलग अलग धाराओं के तहत हुआ है और सबसे महत्वपूर्ण है 376 और 302 में। 302 मर्डर का होता है और अगर मर्डर साबित होता है तो निश्चित तौर पर ये फांसी की सजा तक इसका प्रावधान है, फांसी की सजा होती है। और तो 376 में वैसे भी ताजिंदगी सजा का प्रावधान है, तो इसलिए इन दोनों में से अगर दोनों के कॉम्बिनेशन से सजा मिलती है तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर पनिशमेंट इन लोगों को निश्चित तौर पर मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन जहां तक पूरी बहस का सवाल है फांसी के बारे में और जो राजनीतिक लोगों ने एक के बाद एक इस बात को कह दिया, वो मुझे लगता है थोड़ा गैर जिम्मेदाराना बयान है, क्योंकि उन लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि 90,000 केसेस लंबित हैं और
90,000 लड़कियां निर्भया की तरह ही देश में न्याय का इंतजार कर रही हैं, तो क्या ये संभव है कि आजादी से लेकर अभी तक कुल 43 लोगों को फांसी हुई है, अब हम अगर 90,000 केसेस में फांसी देते हैं और अगर वो फैसला आ जाता है पक्ष में, मान लीजिए आधे को भी साबित किया जाता है दोषी, तो क्या हिंदुस्तान 45,000 लोगों को फांसी देने को तैयार है? अगर नहीं है तो इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देने चाहिए। और दूसरी बात ये भी कि जब फांसी की सजा मुकर्रर होती है तो कोर्ट को बहुत लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और हर बियॉन्ड डाउट हर चीज को साबित होना पड़ता है और वो सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाता है। इसका मतलब कि कोई भी रेप का फैसला आने वाले समय में अगले 20 साल तक नहीं होगा, या कम से कम 10-12 साल तो आप मान के चलिए, क्योंकि अगर हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक बात जाती है तो इतना समय तो अमूमन लग जाता है। ये तो फास्ट ट्रैक कोर्ट था, इसमें भी 7-8 महीने लग गए। तो इसलिए ये इस तरह की बयानबाजी और वो भी होम मिनिस्टर की तरफ से आना, बड़े नेताओं के और पार्टियों की तरफ से आना, ये बिल्कुल उचित नहीं है। ये बात सच है कि नाराजगी बहुत ज्यादा है देश के अंदर। हम सब लोग जो उस कड़ाके की ठंड में 5 दिन इंडिया गेट पर रहे, तमाम लोगों को हमने मोबिलाइज किया, हमें मालूम है कि कितना गुस्सा और कितनी नाराजगी है। लेकिन आज न्याय निर्भया के परिवार को मिला है, उन्होंने एक बेटी खोई है, तो ये बहुत ही संतोष का विषय है। लेकिन इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बयान और खास तौर से पॉलिटिकल क्लास की तरफ से आना मैं बिल्कुल उम्मीद नहीं करती हूँ। पोजीशन पर आकर जब आप इस तरह का बयान देते हैं, गृह मंत्री हैं, उसके बाद आप कहते हैं कि फांसी ही दी जाएगी, तो वाकई में ये अपने आप में सवाल खड़े करता है। रंजन, लेकिन आप जमीनी हकीकत की अगर बात करें तो क्या बदलाव देखती हैं इन 7-8 महीनों में? जिस तरह के दावे किए गए, हमने संसद से लेकर सड़क तक देखा कि लगातार नेताओं ने कहा, लगातार सरकार ने कहा कि अब रिफॉर्म होगा, अब बदलाव आएगा, बहुत सारी चीजें कही उन्होंने, बहुत सारे स्टेप उठाने की बात की। आपको क्या लगता है, आप जमीनी हकीकत को किस तरह से देखती हैं? देखिए, राजनीतिक नेताओं की गैर जिम्मेदारी मैं इसी बात से जोड़ रही हूं कि इतने बड़े बड़े वायदे किए गए, तो क्या दिल्ली ही देश है? क्या छोटे शहर देश नहीं है? क्या हमारे गांव देश नहीं है? क्या वहां की बेटी हिंदुस्तान की बेटी नहीं है जिसके साथ इस तरह की घटना होती है? तो वहां क्या इंतजाम है? कस्बों में क्या इंतजाम है? सारे शहरों में क्या इंतजाम है? किस तरह से हमने अपनी बेटियों को गांव से लेकर के दिल्ली तक सुरक्षा दी है? ये सवाल उठता है ना। दिल्ली में ही आप देख लीजिए, 3 महीने बाद गुड़िया का केस हुआ था और हम सब लोग 46 डिग्री की गर्मी में वहां खड़े थे पुलिस हेडक्वार्टर के सामने और हम लोग सब वहां पर नारे लगा रहे थे कि न्याय चाहिए गुड़िया को। तो उस समय भी पुलिस ने क्या किया? केस नहीं लिखा। मैं और बल्कि और हाल की घटना बताती हूँ। पालम गांव में 6 साल की बच्ची को 65 साल के व्यक्ति ने उसको रेप करने की कोशिश की थी और गांव भर के लोग थाने के सामने खड़े थे और एफआईआर नहीं लिखी जा रही थी। और हम जैसे लोगों को, हमारी संस्था जैसे लोगों के काउंसलर्स को हमने खुद एसएचओ से बात की थी। तो आप ये सोचिए कि माहौल कैसा है। माहौल अच्छा, फिर उसके बाद सुरक्षा का माहौल आप स्वयं देख लें कि अगर सुरक्षा का माहौल है तो फिर बंबई में 9 रेप वही ग्रुप करता है, किसी को पता नहीं चलता है। वो 10वां रेप या 9वां रेप जब इस पत्रकार लड़की का होता है तब जाके देश भर को पता चलता है कि वो एक अड्डा बना हुआ है रेप का। उसको उसी तरह से सुनसान वीरान जगह की तरह छोड़ा गया है। एक वो मिल थी और मिल की जगह को उन्होंने कभी नहीं कोशिश की, उन्हें वहां जाने क्या क्या होता होगा, लेकिन किसी ने वहां जानकारी लेने की कोशिश नहीं की। आखिर जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज होती है, क्या उनकी निगाह में ये सब जगह नहीं होती है? नहीं होनी चाहिए। हमारे साथ नहीं होनी चाहिए। कौन टेररिस्ट बैठ के क्या प्लानिंग बना रहा है वो भी उनको पता नहीं चलेगा। हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए हैं, रंजना, पूर्व डीजीपी हैं विक्रम जी हैं और साथ ही हमारे साथ एडवोकेट हैं और समाज सेवी भी हैं रितेंद्रा, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन जो विक्रम जी हैं आपको सुन रहे हैं बहुत ध्यान से, वो जवाब देंगे आपकी बातों का। विक्रम जी, जैसा कि अभी रंजना ने बोला कि किस तरीके से हम केसेस को हैंडल करते हैं, पुलिस के पास जाने से डर लगता है माँ बाप को कि हम जाएंगे तो हमें वहां पर कितना प्रताड़ित किया जाएगा, कितना परेशान किया जाएगा। क्या माने, सोच अभी भी वैसी है? सोच में कोई बदलाव नहीं आया है? डॉक्टर रंजना जी परम विदुषी कार्यकर्ता और अग्रणी महिला हैं, उनका पूरे समाज में बड़ा सम्मान है और उन्होंने जो बातें कही बड़ी सारगर्भित है। मैं 2-4 बातें निवेदन करना चाहूंगा कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोग अपनी बातें परिमार्जित तरीके से कहें। मैं भावावेश अपने स्थान पे है, लेकिन असंयत बात कहना संवैधानिक पद ही नहीं। जो भी व्यक्ति इस देश का है, मैं समझ सकता हूं कि वो बहुत इस वक्त बहुत भावावेश में है और बहुत टकटकी लगा करके न्यायालय के आदेश की प्रतीक्षा कर रहा है। लेकिन प्रतिशोध की भावना से या
कोई बात ऐसी कर दे जो असंयत हो, वो शोभा नहीं देता है। नंबर 3, हम ये निवेदन करना चाहेंगे, इस देश में हमने ये प्रमाणित करके दिखाया था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट और इन्वेस्टिगेशन अगर चाहे तो 7 दिन के अंदर, 7 दिन की सुनवाई के अंदर न्याय आपके सामने और फैसला आपके सामने आ सकता है। ऐसी 3 मिसालें हमारे सामने हैं। मैं समझता हूं कि ऐसे जघन्य अपराधों में और अन्य केसेस में डॉक्टर रंजना जी ने कही कि FIR लिखाने में, थाने जाना तो बहुत बड़ी की बात है, FIR लिखाने में, पुलिस के समक्ष जाने में कोई भी महिला और उसका परिवार जाने के लिए बहुत, मैं समझता हूं अभी भी बहुत हिचकिचाहट है और अंदर से बहुत असमंजस और असहज स्थिति में रहते हैं। बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि पुलिस सिस्टम पर यकीन हुआ है इस हादसे के बाद, और जो 8-9 महीने में जो तब्दीली आई है, जिस सिस्टम की बदलाव की बात चल रही थी, उन रिफॉर्म्स की बात चल रही थी, आपको लगता है कि यकीन पैदा हुआ है लोगों में? जो डर एक होता है, लड़कियां बोलने लगी हैं इसके खिलाफ। बहुत कम, बहुत देर से, जिसकी हमें उम्मीद थी वर्मा आयोग के बाद कि हमें बहुत कुछ मिल जाएगा, मिला, लेकिन हम समझते हैं कि इन स्केल ऑफ 1:100 हमें 10% मिला, 90% अभी हमें और रास्ता तय करना है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ रजिंद्रा भी हैं। रजिंद्रा, आपको क्या लगता है कि ये जो भी रंजना जी ने एक सवाल उठाया कि डर अभी भी लगता है, पुलिस सिस्टम में कोई सुधार नहीं हुआ है, सेंसिटाइजेशन की अगर हम बात करें तो वो तो बहुत दूर की चीज है, उनके पास साधन नहीं है। अगर हम गांव कस्बों में जाएं और वहां के थाने अगर देखें तो वहां पर उनके पास कुछ नहीं है। जो साइंटिफिक एविडेंस की हम बात करते हैं, उनके पास साधन ही मुहैया नहीं हो पाते हैं। क्या वहां तक जो है बदलाव की बहुत सख्त जरूरत है? निश्चित रूप से बदलाव की जरूरत है, क्योंकि जो हमारी पुरानी जो स्थितियां हैं वो उसी पे लोग काम करते हैं, वो उन्हीं सुविधाओं को लेकर काम करते हैं। अभी रंजना जी ने जो बात कही कि पुलिस का रवैया, अभी दावनी केस के बाद मुझे लगता है कुछ, अभी DGP महोदय हमारे 10% की बात कर रहे थे, तो निश्चित रूप से वो 10% हम अभी आवाज को आगे सामने ला पाए हैं। एक बात मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि पुलिस अभी भी उतनी सक्रिय नहीं है, निष्क्रियता के साथ ही काम कर रही है। जब हल्ला होता है, मीडिया हाईलाइट करती है किसी बात को, तो वो थोड़ी सी सक्रियता अपनी दिखाते हैं, फिर वही इनकी जो चुस्ती जो रहती है वो कहीं दिखाई नहीं देती। और इसमें एक आवश्यकता इस बात की भी है कि अभी जो पुलिस का स्वभाव है, जो मूल स्वभाव है, उसमें संवेदनशीलता की बहुत जरूरत है। जो आम महिला है या बिना किसी लीडर के, सोशल के या किसी वकील के प्रतिनिधित्व के बिना थाने में आज भी आम, चाहे वो उसका पीड़ित का पिता हो या पीड़ित खुद हो, वो अकेले जाने में कतराते हैं। निश्चित रूप से उनके जो मौलिक स्वभाव है, पुलिस का जो रवैया, एटीट्यूड है अनसुनी करने का, या जो उनके अंदर संवेदना नहीं दिखती। पहले तो हम यही कहेंगे कि उनके अंदर जो पब्लिक है जिसके लिए वो वर्दी पहने हैं, तो संवेदनहीन जो उनका जो मौलिक स्वभाव है उसको बदले और रवैया अंदर लाए ताकि पब्लिक से जुड़ सके। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही सवाल आपने उठाया है, मैं इस पर आगे चर्चा करूंगी। फिलहाल दिल्ली में भी लोग दोषियों के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। क्या कहना है उनका, आइए सुन लेते हैं। दिसंबर की वो काली रात जिसने इंसानियत के माथे पर कलंक का ऐसा बदनुमा दाग लगा दिया जिससे मिटने में वक्त लगेगा। इस घटना ने सबको अंदर से झकझोर कर रख दिया और हर तरफ एक ही सवाल गूंज रहा था, संसद से लेकर सड़क तक, आखिर इंसानियत के इन दरिंदों को सजा कब मिलेगी? आखिरकार 9 महीने के लंबे इंतजार के बाद आज दिल्ली की साकेत कोर्ट इंसानियत के इन दरिंदों को सजा सुनाएगी। बस कुछ घंटों का इंतजार है। इन सब के बीच पूरा हिंदुस्तान और पीड़ित परिवार इस बात को सोच रहा है कि इंसानियत के इन दरिंदों को कठोर से कठोर सजा मिले। आपको बता दें कि उस बहादुर लड़की ने मरने से पहले मजिस्ट्रेट के सामने जो अपना बयान दर्ज कराया था, उसमें ये कहा था कि मजिस्ट्रेट साहब, इन लोगों को इतनी कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए ताकि इस तरीके की घटना की पुनरावृत्ति न हो। अब पूरी निगाहें कोर्ट पर टिकी हुई हैं। कोर्ट का आने वाला फैसला अपने आप में एक नजीर होगा, क्योंकि सबको उम्मीद है कि कोर्ट के फैसले के बाद इस तरह की घटनाएं दोबारा नहीं होंगी। कैमरामैन प्रदीप पांडे के साथ रविकांत राव।
तो बिल्कुल अपने आप में एक सवाल है कि क्या सेक्सुअल वायलेंस जो है खत्म होगा इस घटना के बाद, क्या एक मैसेज कड़ा जाएगा या जाने की जरूरत है? रंजना, आप ये जो बात कह रही थी कि अभी भी डर लगता है, बहुत सारे केसेस भी आपने बताया और आप खुद डील करती हैं, आप देखती हैं कितनी मुश्किलें आती हैं, और खासकर जब थानों में सबसे पहली चीज जो होती है, पहला स्टेप जो होता है कि रिपोर्ट तो दर्ज हो, उसके बाद जो है प्रोसीजर बाकी का होगा, वहीं पर अगर नहीं काम हो पाता है तो उसके बाद तो केस दब जाते हैं, डर के मारे लड़कियां घर में बैठ जाती हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जैसा विक्रम सिंह जी ने कहा कि एक उदाहरण हमारे सामने आ गया है, और अब अगर हम उसको थोड़ा पॉजिटिव ढंग से, थोड़ा आगे बढ़ के सोचने वाली दृष्टि से देखें तो ये संभव है कि कोर्ट के अंदर जल्दी से जल्दी तारीखें दे करके, रोज सुनवाई करके 85 बयान हुए, साथ साथ में इतने सारे एविडेंस प्रोड्यूस किए गए, और जो अत्याधुनिक तरीके थे वो और उसके अलावा जो ट्रेडिशनल तरीका था, दोनों इस्तेमाल किया गया इन्वेस्टिगेशन के लिए। और इस मामले में पुलिस की तारीफ होनी भी चाहिए कि उन्होंने निश्चित तौर पर जो कुछ भी प्रस्तुत किया, उसमें जितने भी चार्जेस उन्होंने लगाए थे वो सब कुछ अच्छी तरह से कोर्ट ने उसको स्वीकार किया। तो ये एक उदाहरण बनता है आगे आने वाले समय में, और जो इतने सारे केसेस और इतनी सारी हमारी बेटियां निर्भया जैसी इंतजार कर रही हैं न्याय का, उन सब केसेस को फास्ट ट्रैक तरीके से दिया जा सकता है। यहीं पर मैं फिर जो पॉलिटिशियंस हैं, जो लीडरशिप है देश की, जो यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं, उनकी तरफ इशारा करना चाहूंगी कि आखिर क्यों ये इसी व्यवस्था को जो निर्भया के लिए हुई, वो बाकी तमाम इस तरह के जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन केसेस हैं, जो औरतों पर अन्याय के जितने भी इस तरह के केसेस सामने आए हैं, उन सबको क्यों नहीं हम उसी प्रक्रिया के जरिए डालते हैं, ताकि फिर ये न्याय के लिए इंतजार नहीं करना पड़े। और मैं ये मानती हूं कि दिसंबर से लेकर के अगर आज तक न्यायालयों के जरिए 50 केसेस में भी आजीवन कारावास हुआ होता तो शायद भय मन में होता कानून का, देश के तमाम इस तरह के। यानी कि रंजना, आप मानती हैं इस बात को कि जो बाकी के जो केसेस हैं उसमें ऐसा नहीं हुआ, उसमें मंशा नहीं दिखाई दी, चाहे वो पुलिस हो या फिर राजनीतिक पार्टियां हो, उसमें ऐसा नहीं था। इस पूरे केस में बहुत ज्यादा ये दबाव था लोगों का, मीडिया का, और इस वजह से ये अपने मुकाम तक पहुंचा है। इस वजह से आज इंसाफ का दिन जो है वो तय हुआ है और उम्मीद की जा रही है कि उनको सख्त सजा मिलेगी। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अगर दबाव नहीं होता, और तो मैं मानती हूं कि अगर सड़कों पर हम नहीं उतरते और साथ साथ में तमाम देश के प्रबुद्ध लोगों ने इस सवाल को नहीं उठाया होता, और फिर मीडिया की पार्टनरशिप, आप देखिए कि आपने 24/7 घर के अंदर, बेडरूम के अंदर तक इस पूरे किस्से को पहुंचाया, लोगों को दिन रात लोगों के दिमाग को झकझोरा, दिखाया कि किस तरह से ये सब कुछ हुआ। तो उसकी वजह से आज इतना दबाव बना कि निर्भया के केस में सब कुछ उस तरह हुआ जो कि हर रेप केस में होना चाहिए। यही व्यवस्था दुनिया के हर देश में यही व्यवस्था है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे देश में अब आज भी आप देखिए जो शीर्ष नेतृत्व है, उस समय भी मुझे याद है कि जब हम लोग सड़कों पर थे, हम लोग कोशिश कर रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री कुछ बोले, और 5-6 दिन लग गया वहां से कोई बयान आने में। तो ये सारी चीजें जो एक तरह की मानसिकता है जिसमें कि देश की, और अगर जब तक हम अपने गांव कस्बों को सुरक्षित नहीं करेंगे, अच्छा वहां तो कोई सामाजिक शर्म की वजह से अपनी बात कहता भी नहीं है। कुल किस्से अगर 50 होते होंगे तो कोई एक परिवार में हिम्मत है जो जाकर के कहेगा। आप डेटा उठा के देख लीजिए ना, एनसीआरबी का जो डेटा कलेक्ट होता है, आप देखिए कहां से केसेस रिपोर्ट होते हैं। तो क्या इसका मतलब कि गांव में इस तरह की हरकतें होती नहीं है? होती है, पर वो कभी कह नहीं पाते हैं किसी से। तो इसलिए जरूरी है कि पूरी व्यवस्था को, गांव से लेकर शहर तक की व्यवस्था को, मैं शहर से गांव कभी नहीं कहती हूं, क्योंकि गांव से लेकर शहर की व्यवस्था को सुरक्षित करने की आज जरूरत है। और इसलिए भी ये जो उदाहरण है इसको सामने लाना, और उसी उदाहरण के जरिए तमाम लड़कियों को न्याय दिलाना आज बहुत जरूरी है। हमारे साथ हमारी संवाददाता प्रीति भी जुड़ गई है, साकेत कोर्ट के बाहर है। प्रीति, कोई जानकारी आपको मिल पा रही है? वहां पर बहस इस वक्त शुरू हो चुकी है, कार्रवाई शुरू हो चुकी है, क्या इस तरह की कोई दलील दोनों तरफ से दी जा रही हो और वो आपको उसके बारे में कोई जानकारी हो? जी बिल्कुल, जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से जैसे ही ये चारों आरोपी कोर्ट में पेश किए गए, उसके बाद प्रोसिक्यूशन ने सबसे पहले यही कहा कि जिस तरह की ब्रुटैलिटी इन्होंने दिखाई है, ऐसे में जो मैक्सिमम पनिशमेंट हो सकती है यानी डेथ पेनल्टी, ये इन्हें दी जाए और किसी भी तरीके से इनके साथ रियायत नहीं की जानी चाहिए। हालांकि जो बचाव पक्ष था उसने आते ही, नॉर्मली जो बचाव पक्ष की आदत होती है पैंतरे अपनाना, कानून के जितने हथकंडे हैं आखिरी समय तक उसका इस्तेमाल करना, वही किया। जो गृह मंत्री का एक बयान था जिसमें डेथ सेंटेंस को लेकर के पहले ही एक टिप्पणी की गई थी, उस टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए उन्होंने कोर्ट से कहा कि एक नोटिस देना चाहिए क्योंकि प्री मेडिटेटेड ऐसा लगता है सब कुछ है, और इस तरह के बयान नहीं दिए जाने चाहिए थे, जिससे लगता है कि जो जुडिशरी है
है वो इन्फ्लुएंस होती है। हालांकि कोर्ट की तरफ से जो ये दलील थी इसको नकार दिया गया कि वो उनकी निजी राय हो सकती है, कोर्ट ऐसे किसी भी टिप्पणी से इन्फ्लुएंस नहीं होती। इसके अलावा जो दलील दी गई है वो पवन जो आरोपी है उसकी उम्र को लेकर के, क्योंकि उसकी उम्र सिर्फ 19 साल है, ऐसे में उसके में सुधार की गुंजाइश बहुत ज्यादा है। इस तरह की दलीलें दी गई है कि रिफॉर्म का समय उसको दिया जाना चाहिए, ना कि सीधे डेथ पेनल्टी और जो फंडामेंटल राइट्स है उसका हनन होगा। इस तरह की दलीलें दी जा रही हैं। मर्सी की बात की जा रही है कि डेथ के बदला अगर लाइफ इम्प्रिजमेंट की बात की जाए तो वो ज्यादा सही होगा, क्योंकि नॉर्मली जो प्रैक्टिस है उसमें उम्र कैद की ही सजा दी जाती है, डेथ पेनल्टी बहुत कम केसों में दी जाती है, लिहाजा इसमें रियायत बढ़ती जाए। इस तरह की आर्ग्यूमेंट्स जो है वो लगातार अभी तकरीबन 1 घंटे से ऊपर का वक्त बीत चुका है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहे हैं और दोनों प्रोसिक्यूशन की बात की जाए या फिर बचाव पक्ष की बात की जाए, दोनों अपनी अपनी जगह पे कर रहे हैं लगातार। हमारे साथ खास मेहमान भी बने हुए हैं और पीड़ित के वकील ने कोलकाता में हुए रेप और हत्या के मामले को कोर्ट के समक्ष रखा। इस मामले में दोषी धनंजय चटर्जी को फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो आपको बता दें कि जो वकील हैं उन्होंने ये मामला जो है सामने कोर्ट के रखा है, समक्ष रखा है, और उन्होंने बताया है कि कोलकाता में भी एक हादसा हुआ था, रेप हुआ था पहले और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी और उसमें फांसी की सजा आरोपी को सुनाई गई थी। तो बहुत सारे ऐसे और भी एग्जाम्पल हैं, लेकिन ये दलील कोर्ट के अंदर दी गई है। पीड़ित के वकील ने ये दलील कोर्ट के सामने रखी ताकि केस मजबूत हो, कड़ी से कड़ी सजा इन्हें दी जाए, क्योंकि बचाव पक्ष लगातार जो दलीलें दे रहा है, जो अभी हम सुन रहे थे जैसे कि प्रीति जानकारी दे रही है, जैसे पवन की उम्र 19 साल है तो उसको एक मौका देना चाहिए और वो उसका उसमें सुधार हो सकता है। तमाम तरह की दलीलें दी जा रही हैं जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा बेमाने हैं, लेकिन फिलहाल जो डिफेंस के वकील होते हैं वो इस तरह की दलीलें पेश करते हैं। अब ये बहस कितनी देर चलती है जरूर देखने वाली बात होगी कि कोर्ट का क्या आगे रुख रहता है। फिलहाल जो कल का जजमेंट था 237 पन्नों का, उसमें बहुत सारी बातें कही गई हैं कि ये वारदात योजनाबद्ध तरीके से की गई है, इसमें मारने की मंशा साफ दिखती है, सारे आरोपी वारदात में शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट के एक वर्डिक्ट का हवाला उन्होंने दिया है कि कौन रेप कर सका कौन नहीं, ये सवाल बिल्कुल बेमानी है। तीनों बयान जो पीड़िता के हैं वो सबूतों से मेल खाते हैं, जो कि सबसे बड़ा एक आधार कहें, एक बहुत मजबूत अगर कड़ी कहें तो वो बना है इसमें। और जिस तरह रॉड का इस्तेमाल हुआ वो दोनों को काबू करने के लिए नहीं किया गया था। तो ये इस तरह की बात कोर्ट की तरफ से कल जजमेंट में आई है। और भी तमाम जो है आपको बता दें कि जजमेंट में कहा गया है कोर्ट की तरफ से, वो भी हम आपको बताएंगे। हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, यहां पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं। के बाद स्वागत है आपका। पीड़ित के वकील ने कोलकाता में हुए रेप और हत्या के मामले को कोर्ट के समक्ष रखा है और इस मामले में दोषी धनंजय चटर्जी को फांसी की सजा सुनाई गई थी। वहीं बचाव पक्ष ने कहा कि मौत की सजा फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, मौत की सजा अपवाद होनी चाहिए, कानून नहीं। सजा सुनाने में काफी सावधानी बरतनी चाहिए। और सबसे पहले मैं जरूर विक्रम जी के पास जाना चाहूंगी। विक्रम जी, इस पर आप क्या कहेंगे जो बचाव पक्ष के वकील ने दलील दी है? यहाँ पर बचाव पक्ष के वकील का उत्तरदायित्व है कि अपनी बात संयत तरीके से न्यायालय के सामने प्रस्तुत करे, लेकिन देश समस्त भारत यह जानना चाहेगा कि मौलिक अधिकार और फंडामेंटल राइट्स केवल
आरोपी के नहीं होते हैं, अपराधी के नहीं होते हैं। जो पीड़िता निर्भया, उसके परिवार, उसके क्या मानवाधिकार है या नहीं है, और अगर है तो यही नहीं कि भारत में, पूरे विश्व में कोई ऐसा देश बता दें जहां केवल हम चर्चा करते हैं आरोपी और अपराधी के मानवाधिकार की। जो पीड़िता है और उसके परिवार, क्या उसके कोई मानवाधिकार नहीं है? बिल्कुल। और अगर उसके मानवाधिकार, जी जरूर रितेंद्रा इस पर रिएक्ट करना चाहेंगे। रितेंद्रा, आप कुछ कहना चाहेंगे? जो बचाव पक्ष के वकील ने कहा है, फंडामेंटल राइट्स की बात कही है वहां पर कोर्ट के अंदर। फंडामेंटल की बात तो अभी डीजीपी साहब कह रहे थे, सही बात है। उस पीड़िता का भी तो देखना होगा जिसकी जान इतनी घृणित तरीके से ले ली गई है। तो मैं नहीं समझती कि ये फंडामेंटल राइट की बात इसमें आनी चाहिए, क्योंकि उसका भी जीवन था, उसके बाद सामने भी बहुत भविष्य था। तो ये सोचना चाहिए था उसे भी, जो आज फंडामेंटल राइट की बात कर रहा है कि उसके लिए सोच रख रहा है, तो उसके लिए भी तो सोच होनी चाहिए। मैं यहाँ पे एक बातें कहूंगी कि पीड़ित पक्ष की तरफ से जो वैज्ञानिक तरीके से जो ट्रायल चला और इसमें ये जो सजा मुकर्रर की गई, जो धाराएं लगी 11 सेक्शंस में, वो पर्याप्त है। और वो जजेस ने पूरे सबूत, और जो 164 का बयान था मजिस्ट्रेट के सामने, पीड़िता का बयान था, उसका जो दोस्त था वो बिल्कुल आई विटनेस था, डॉक्टर का बयान था, बिल्कुल 5 डॉक्टर थे पुलिस की गवाही थी। जी जी। और उसके अलावा जो उसमें जो डीएनए जांच हुई, जिस जगह पे वारदात हुई वहां की जो मिट्टी थी उसकी भी जांच की गई। तो ये पर्याप्त आधार हैं और इन आधारों को देखते हुए ही जजेस ने किया है। और बिल्कुल ठोस सबूत है, यानी टेक्निकल एविडेंस की बात करें या फिर साइंटिफिक एविडेंस की बात करें, तमाम तरह के इसमें जो है एविडेंस है। सुशील कुमार शिंदे ने कुछ कहा है, आइए सुन लेते हैं। रेप के बारे में समाज में जागृति नहीं थी। एक 18 दिसंबर को केस हो गई, 16 दिसंबर को केस हो गई। उसके बाद एक नया माहौल देश में पैदा हो गया, लोग रिपोर्टिंग करने लगे, और हमने भी सब पुलिस स्टेशन को, देश के पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म कर दिया कि कोई भी आता है तो उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, एफआईआर होना चाहिए। और हर पुलिस स्टेशन में हमने एक महिला अधिकारी इसके लिए रखा है। आज देश की उम्मीदें अदालत पर है, और ये उम्मीद है कि निर्भया कांड के जो अपराधी हैं उनको फांसी पर लटकाने का आदेश होगा, ऐसी उम्मीद है। हमें पूरा भरोसा है, क्योंकि हम लोगों ने पार्लियामेंट में इस कांड के बाद एक कानून पास किया, जिस कानून के तहत जो बलात्कारी है और उसको फांसी की सजा हो सकती है। तो आज उम्मीद है इन बलात्कारियों को, इन अपराधियों को, जिनका अपराध कल साबित हो चुका है, उनको फांसी आज होगी, और पूरा देश उनके फांसी के आदेश का जश्न मनाएगा। रंजना, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। अभी आप सुशील कुमार शिंदे को सुन रही थी, उन्होंने कहा कि अब और सतर्कता बरती जाएगी और ध्यान दिया जाएगा। जिस तरीके से युवा सड़कों पर आए हैं और इंसाफ मिलेगा पीड़िता को। नहीं, अच्छी बात है, ध्यान तो दिया जाना चाहिए, लेकिन गैर जिम्मेदारी भी कल हुई जब उन्होंने कहा कि फांसी ही होगी। तो ये आप देखिए, कोर्ट में वो एक बयान बन गया और आज वो एक प्रिटेक्स्ट हो गया कि प्रीमेडिटेटेड है, क्योंकि देश का होम मिनिस्टर कहता है, तो किस आधार पर, किस बिना पर कहता है। दूसरी बात, मैं थोड़ा सा ह्यूमन राइट्स के बारे में एक बात आपसे कहना चाहूंगी कि ह्यूमन राइट्स जो है वो ग्लोबली दुनिया में एक स्वीकार किया गया पैमाना है, जिसके जरिए व्यक्ति की जो के हक अधिकार हैं उसकी सुरक्षा की बात की जाती है। लेकिन खासतौर से इस केस में, जो ये निर्भया का केस हुआ, इसमें जो बर्बरता है, जो जिस तरह से किया गया, गैंग रेप तो था ही, लेकिन साथ साथ में जो बर्बरता हुई, जिस तरह का घिनौना अपराध हुआ, जिस तरह की नृशंसता बरती गई, तो उससे ये निश्चित तौर पर एक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर बनता है, जिसमें कि जब, इसीलिए प्रावधान है हमारे कानून में कि जब एक मानवता से ऊपर कोई काम करता है, जो मानवता को बर्बाद करने का, उसको समाप्त करने का, मानवाधिकार को एक बहुत ही घृणित और एक दानवीय हरकत करता है, तो उसको फिर जीवन का हक नहीं है। ये बात हमारे कानून में भी स्वीकार की गई है, इससे बहस चल सकती है। तो इस केस में निश्चित तौर पर ये काम इन लोगों ने किया है, तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर पनिशमेंट होना चाहिए। लेकिन ये कह देना कि नहीं
मानवाधिकार, तो ठीक है। देखिए, ये एक बात और भी स्वीकार करिए कि ये कहीं फांसी कहीं से भी डेटरेंट नहीं होती है। धनंजय के केस में फांसी हुई थी, हम सब लोग उस समय वहां पर थे, और जब चर्चाएं हो रही थी उस समय सब हम लोग अपने अपने राय रख रहे थे। लेकिन क्या हुआ, धनंजय को फांसी लगने से क्या रेप रुक गया? क्या देश के अंदर उससे ज्यादा भयानक तरीके से रेप की घटनाएं नहीं हुई? तो ये 1-to-1 रिलेशनशिप नहीं देखना है कि अगर आप इनको, ये तो निश्चित तौर पर रेरेस्ट पनिशमेंट के ही हकदार है, उनको वही मिलेगा, वही मुझे लगता है कोर्ट उनको वही देगा। लेकिन सवाल ये है कि ये प्रोपोगेट करना कि नहीं अब कोई भी घटना होगी, कुछ भी होगा तो सबको फांसी पे लटका देंगे, क्योंकि हत्या रेप के बाद अगर हुई है तो निश्चित तौर पर रेरेस्ट पनिशमेंट होना चाहिए, क्योंकि मानवता को आपने बिल्कुल नंगा खड़ा किया, आपने कोर्ट के अंदर में खबरें आ रही हैं, भी मानवता तो है ना जिसको आपने मारा। रंजना, और जो कोर्ट के अंदर से खबरें आ रही है, जिस तरह से बचाव पक्ष के वकील जो है दलील वहां पर दे रहे हैं कि फंडामेंटल राइट्स की वो बात कर रहे हैं, और भी कुछ दलीलें दी गई हैं। हमारे संवाददाता श्रीनिवास जो है कोर्ट के अंदर मौजूद थे, वो बाहर आए हैं। प्रीति, क्या कोई और जानकारी और अपडेट आपके पास आया है? जी बिल्कुल श्रीनिवास, जो कुछ कोर्ट में दलीलें दी गई, पवन की एज को लेकर के कहा गया, फंडामेंटल राइट्स की बात की गई, सुधार की गुंजाइश है इसकी बात की गई, और धनंजय के केस का हवाला भी दिया गया। और क्या कुछ हुआ कोर्ट में इसके बारे में? मैं आपको बताऊं कि अभी जो बहस चल रही थी उस पे जो डिफेंस लॉयर थे उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने बहुत सारे जजमेंट में कहा है कि जब सेंटेंसिंग हो तो कोर्ट को बहुत केयरफुल होना चाहिए। और इसके पहले भी बताया था, डिफेंस लॉयर ने शुरू में ही कहा था कि जो बाहर दबाव बन रहे हैं मीडिया के या और लोगों के भी बाहरी दबाव जो बन रहे हैं उसके प्रभाव में कोर्ट को नहीं आना चाहिए। इसके बाद उन्होंने बच्चन सिंह और माछी सिंह के केस में जो कंडीशंस दिए गए हैं, जिसको कि लीगल लैंग्वेज में मिटिगेटिंग सब्सटेंसेस कहते हैं, अगर मिटिगेटिंग सब्सटेंसेस एक्यूज्ड के या जो भी कन्विक्ट हैं उनके फेवर में जाते हैं तो फैसला उनके हक में होता है। जैसे कि मिटिगेटिंग सब्सटेंसेस के बारे में उन्होंने कहा कि कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट के इसमें यह कहा गया है कि अगर जो कन्विक्ट है उसकी एज कम है तो दैट इज ए मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस। और यहां पे चूंकि जो एक्यूज्ड पवन है उसकी साल 19 साल है, ऐसे भी जो दो को छोड़ दिया जाए तो 2 एक्यूज्ड 19 और 20 साल के आसपास है। तो डिफेंस लॉयर का यह कहना था कि जो मिटिगेटिंग सब्सटेंसेस हैं वो उनके तरफ जा रहे हैं, लेकिन वही प्रोसिक्यूशन का कहना था कि जो मैनर ऑफ क्राइम है वो बहुत ही एग्रीवेटिंग है। तो मैनर ऑफ क्राइम, जिस ब्रुटलिटी से इस घटना को अंजाम दिया गया था, तो ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर में फॉल करता है। वहीं उन्होंने जो धनंजय चटर्जी का केस था जहां पे एक लड़की के साथ दुष्कर्म होता है और उसके बाद उसकी हत्या की जाती है, तो वहां भी सुप्रीम कोर्ट तक ने धनंजय चटर्जी को फांसी की सजा दी थी। तो इस केस को भी प्रोसिक्यूशन ने साइड किया है कोर्ट के सामने। अभी बहस चल रही है, बार बार दोनों की तरफ से बच्चन सिंह और माछी सिंह के केस के जो मिटिगेटिंग और एग्रीवेटिंग सब्सटेंसेस हैं उसके बारे में बात की जा रही है। तो अभी डिफेंस अपनी लगातार दलीलें दे रहा है। प्रीति जी, जहां धनंजय के केस की बात की गई, उस केस में जब राष्ट्रपति के पास भी पिटीशन गया था कि मर्सी पिटीशन दायर किया गया था कि किसी तरीके से धनंजय को फांसी ना दी जाए, क्योंकि उसकी शादी हो गई थी और उसके बाद उसका बच्चा भी था। ऐसे में उनको लेकर के थोड़ी रियायत बरती जाए, उसके अलावा और कोई नहीं परिवार का। लेकिन क्योंकि उस मामले को भी रेयरेस्ट ऑफ रेयर माना गया था और धनंजय के साथ कोई भी नरमी नहीं बरती गई और फांसी हुई थी, ऐसे में अदालत में जिस तरह की दलीलें दोनों तरफ से दी गई हैं, लेकिन अगर प्रोसिक्यूशन की बात की जाए तो प्रोसिक्यूशन ने साफ कहा है कि जिस लेवल की ब्रुटैलिटी की गई है उसमें किसी भी तरीके की दया का कोई जगह ही नहीं बचती है और जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वही दी जानी चाहिए। हालांकि आप बन रही हमारे साथ, वो लगातार तमाम तरह के दलीलें आप बन रही हमारे साथ, हमारे पूर्व डीजीपी विक्रम जी भी मौजूद है। विक्रम जी, अभी आप सुन रहे थे जैसे श्रीनिवास ने कहा है कि बहुत सारे एग्जाम्पल वहां पर दिए जा रहे हैं, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं, खासकर धनंजय की अगर हम बात करें और मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस की जो बात यहां पर की जा रही है। पवन क्योंकि 19 साल का है उसको लेकर कहा जा रहा है, आपराधिक रिकॉर्ड अक्षय का नहीं है और विनय का नहीं है, ये भी वहां पर दलील दी जा रही है बचाव पक्ष के वकील की तरफ से। ये सारे तर्क अमान्य हैं और स्वीकार करने योग्य नहीं है, क्योंकि ये सारहीन है। जिस प्रकार का इन्होंने अपकृत्य किया है, अपराध किया है, किसी प्रकार का अभयदान, क्षमादान देना समाज में बिल्कुल नकारात्मक संदेश देगा। बल्कि इनको कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने के बारे में मैं समझता हूं कि प्रोसिक्यूशन के लॉयर ने किया है। कोर्ट ने भी इन्वेस्टिगेशन को फ्लॉलेस कहा है, जो कि ऐसा बहुत कम होता है। और मैं समझता हूं कि इसके बाद
कोई गुंजाइश नहीं बचती है अपराधियों का कोई एस्केप रूट मिले। मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि सजा से ये नहीं होता है कि कोई अपराध समाप्त हो जाए, लेकिन उसमें गिरावट जरूर आती है। और कोई भी अपराध जब भयाक्रांत होता है तो वो अपराध करने से पहले 10 बार 100 बार सोचता है करने के पूर्व कि इसमें फांसी की भी संभावना है। इस देश को आवश्यकता है कि अपराधियों को उनका स्थान और उसके दूरगामी परिणामों से। रंजना ने यहाँ पर एक बात बहुत अच्छी कही थी, एक सवाल भी उठाया था कि क्या फांसी जो है वो है कि क्राइम रुक जाएगा? क्या हम ये ऐसा अभी तक हुआ नहीं है? धनंजय के केस में भी ये हुआ कि क्या क्राइम रुक गए, क्या जो सेक्सुअल वायलेंस था वो खत्म हो गया? ऐसा नहीं हुआ। जब घटना घटी दिल्ली में तो उसकी फौरन बाद एक और घटना घटी जिसमें उसके पिता और भाई ने उसका रेप किया था। जब वो भागी तो उसका बस में किया। उसके अलावा कई बच्चों के साथ हो चुके हैं इस तरह के हादसे, यानी कि बलात्कार रुक नहीं रहे हैं, अपराध थम नहीं रहे हैं। ऐसा क्यों? नहीं, क्राइम हमेशा कहीं समाप्त नहीं होता। सऊदी अरेबिया में या जहां पे शरिया लागू है वहां पे भी समाप्त नहीं होते हैं, लेकिन ये इस पे तमाम अध्ययन किए जा चुके हैं। जहां प्रोसिक्यूशन और कन्विक्शन अच्छा होता है वहां अपराध कम से कम उसमें 80% गिरावट होती है। अब देश को यह आवश्यकता है कि अच्छी उत्कृष्ट इन्वेस्टिगेशन, अच्छा कन्विक्शन, और उसके बाद हम भी चाहते हैं कि हमारे देश में कम से कम 80 नहीं तो 60% तो गिरावट आ जाए इस अपराध में। बिल्कुल बिल्कुल। रंजना, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? नहीं, ठीक कह रहे हैं विक्रम सिंह जी, मैं सहमत हूं उनसे कि गिरावट होती है, लेकिन मैं फांसी और कानून का भय, ये जब तक कानून का भय नहीं होगा तब तक फांसी 4 लोगों को मिल जाए, 10 लोगों को मिल जाए, ये कोई नहीं। और मैं तो इस केस में कह ही रही हूं कि मानव नहीं, ये दानव है। मानव तो अधिकार तो मानव के होते हैं, दानवों के अधिकार नहीं है समाज में और होने भी नहीं चाहिए। तो वो बिल्कुल रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है। और आप देखेंगे कि मुझे लगता है कि कोर्ट किसी दबाव में नहीं आएगी, लेकिन एक बड़ी बहस का हिस्सा ये होना चाहिए कि रेप क्यों हो रहा है। रेप एक सिर्फ औरत के प्रति जो असम्मान का भाव भारतीय समाज में बढ़ा है, औरत को एक सिर्फ भोग्य की वस्तु के रूप में मीडिया भी प्रस्तुत करता है, सिनेमा भी प्रस्तुत करता है, तमाम तरह की पोर्नोग्राफी अवेलेबल हो गई है, तमाम तरह से औरत को एक व्यक्ति, एक इंसान, एक माँ, एक बहन, बेटी, संगिनी, प्रिया नहीं मान करके एक सिर्फ इस दृष्टि से देखा जाए कि नहीं इसका शरीर है और उसका उपयोग करके सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन होगा। तो ये जो एक मानसिकता है जो गैर बराबरी औरत और मर्द की भारतीय समाज में है और जिसके चलते परिवार से लेकर शिक्षा से लेकर समाज तक वो मूल्य नहीं बन रहे हैं जिसमें कि हम औरत का सम्मान, उसकी अस्मिता की रक्षा, उसकी अस्मिता का सम्मान। एक समय मैं भी जानती हूँ, पूरब की रहने वाली हूँ, कि बड़े आदर सम्मान से औरत के प्रति भाव रहा है समाज के अंदर और मैंने अनुभव किया है परिवार के अंदर। लेकिन सवाल यह है कि वो सब कुछ टूट रहा है, वो मूल्य जो है वो टूट रहे हैं। तो फिर हो क्या रहा है कि जो आप देखते ही मीडिया के जरिए, सिनेमा के जरिए, पोर्नोग्राफी के जरिए, तो अब आप कर तो सकते नहीं है, आपके आसपास कहीं वैसा माहौल नहीं है, सेग्रीगेटेड सोसाइटी है, तो फिर जो भी बच्ची मिल गई, वृद्धा मिल गई, जो भी प्रौढ़ औरत मिल गई, फिर आप वो टारगेट बन जाती है वल्नरेबिलिटी। रंजना, तो हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो जेंडर सेंसिटाइजेशन, जी रंजना, जेंडर सेंसिटाइजेशन कितना जरूरी है, खासकर हम जब पुलिस की बात करते हैं, नेताओं की बात करते हैं, स्कूलों में कितना अहमियत रखता है और कितना अभी तक इन 7-8 महीनों में उस पर काम हुआ है? हम इस पर आगे जरूर चर्चा करेंगे। फिलहाल यहां पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। दिल्ली गैंगरेप की वारदात के बाद कई सवाल पैदा हुए जिनके जवाब आज भी देश और समाज तलाश रहा है। कौन है इस तरह की वारदातों के असली गुनहगार? क्या ये समाज में बढ़ते आर्थिक असंतोष और पोर्नोग्राफी का नतीजा हो सकते हैं? गैंगरेप की वारदातों पर अंकुश लगा पाना नामुमकिन साबित हो रहा है। ये बात हाल ही में मुंबई में फोटो जर्नलिस्ट के साथ हुई गैंगरेप की वारदात से साबित हो गई है, जिसके आरोपी छोटे मोटे अपराध करने वाले हैं। निर्भया के गुनहगार भी दिल्ली में ही रहते थे और आजीविका के लिए छोटे मोटे काम किया करते थे। 16 दिसंबर 2012 ये वो तारीख है जब देश की राजधानी में इंसानियत ने तड़प तड़प कर दम तोड़ा था।
ये वो दिन था जब दिल्ली में दरिंदों ने तमाम हदों को पार कर एक ऐसे घिनौने गुनाह को अंजाम दिया जिसने बड़े बड़े गुनहगारों को भी शर्मिंदा कर दिया था। इस वारदात का अहम पहलू यह भी था कि सभी आरोपी समाज के गरीब तबके से ताल्लुक रखते थे। वारदात से पहले उन्होंने शराब पी थी और फिर बस लेकर निकल पड़े। दिल्ली गैंगरेप का मुख्य आरोपी राम सिंह का परिवार आज से तकरीबन 20 साल पहले आजीविका की तलाश में राजस्थान के गांव से दिल्ली आया था। 5 भाइयों में राम सिंह का नंबर तीसरा था। राम सिंह ने 30वीं क्लास तक की पढ़ाई की थी। राम सिंह पेशे से बस ड्राइवर था। उसकी पत्नी की मौत हो चुकी थी और वो दिल्ली के आर के पुरम में रविदास नगर की झुग्गियों में 2 कमरे के मकान में रहता था। राम सिंह को दिल्ली पुलिस ने वारदात के 2 दिन बाद 18 दिसंबर को गिरफ्तार कर लिया था। राम सिंह ने न्यायिक हिरासत में ही दिल्ली की तिहाड़ जेल में 11 मार्च को फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। इस वारदात का दूसरा दोषी राम सिंह का छोटा भाई मुकेश सिंह भी ड्राइवर था और अपने भाई राम सिंह के साथ ही दिल्ली के रविदास कॉलोनी की झुग्गियों में रहता था। तीसरा दोषी 20 साल का विनय शर्मा पेशे से जिम ट्रेनर था। विनय लोगों को जिम में कसरत करने की ट्रेनिंग देता था। मैट्रिक तक पढ़ाई करने वाला विनय हिंदी के साथ साथ अच्छी अंग्रेजी भी बोल लेता है। रविदास नगर कॉलोनी में ही रहने वाला विनय शर्मा जब जेल में बंद था तो उसने प्रतियोगिता परीक्षा देने के लिए कोर्ट से 1 महीने की जमानत भी मांगी थी, पर कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज करते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था। मूल रूप से बिहार का रहने वाला दिल्ली गैंगरेप का चौथा दोषी अक्षय ठाकुर बसों में क्लीनर का काम करता था और वारदात के करीब साल भर पहले ही बिहार से दिल्ली आया था। अक्षय को घटना के 5 दिन बाद दिल्ली पुलिस ने बिहार के औरंगाबाद से गिरफ्तार किया था। वारदात का 5वां दोषी 19 साल का पवन गुप्ता फल बेचा करता था। पवन गुप्ता को वारदात के 2 दिन बाद पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया था। समय के लिए दिल्ली से श्रीनिवास। हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं इस तरह के हालात और इस तरह के माहौल में बढ़ते हुए अपराधों की वजह और उसके अलावा जो सिस्टम है उसमें कितना बदलाव अभी तक आया है और कितना बदलाव आना बाकी है। नेताओं की अपनी राजनीति है, वोट बैंक की राजनीति करते हैं, लेकिन जब लोग सड़कों पर आए उस कड़कड़ाती ठंड में और पानी की बौछारें उन्होंने सही, डंडे सहे, लेकिन उनका आंदोलन, उनका आक्रोश वहां पर रुका नहीं जब तक कि प्रधानमंत्री ने अपना बयान नहीं दिया, विश्वास नहीं दिलाया कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल हमारा इस पर चर्चा जो हमारी आगे बढ़ रही है वो बढ़ रही है कि जेंडर सेंसिटाइजेशन होना कितना जरूरी है। विक्रम जी मेरे साथ हैं और पूर्णिमा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। और विक्रम जी सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, जो हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि पुलिसिंग सिस्टम में जेंडर सेंसिटाइजेशन होना बहुत जरूरी है, नेताओं के लिए बहुत जरूरी है, स्कूलों में बाकायदा बताया जा रहा है और वहां पर भी कुछ स्पेशल क्लासेस भी दी जा रही हैं और ट्रेनिंग भी दी जा रही है। क्या आप उसको देखते हैं किस तरह से? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैंने पुलिस में 37 साल सेवा की है। सबसे पहले तो मैं समझता हूं कि बीमारी का पहला ग्रह हमारे अपने अंदर है, थाने के अंदर है। हम अपना माइंडसेट और अपना अप्रोच दोनों में अमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। हमारे यहां जब कोई पीड़िता आती है, छेड़खानी की वारदात आती है, तो हम उसको ट्रिविलाइज करने की कोशिश करते हैं, पंजीकृत न करने की कोशिश करते हैं। आपने एक बात कही थी, डॉक्टर रंजना जी ने फरमाया था कि बॉम्बे की जो वो फैक्ट्री है जहां पर ये बलात्कार हुआ था, ऐसे हर जनपद में ऐसे सेंसिटिव एरियाज हैं जिनकी प्रोफाइलिंग और मैपिंग होनी चाहिए, जहां इस प्रकार से अनभिज्ञ बच्चों को घेर करके, जैसे आतताई घेर करके शिकार करते हैं, ये स्थान उनकी कारगाह बन गई हैं। तो प्रत्येक जनपद की पुलिस का यह उत्तरदायित्व है कि ऐसे स्थानों को चिन्हित करें, वहां वांछित पुलिस व्यवस्था करें जिससे इस प्रकार की दुर्घटना ना हो। जी बिल्कुल। आपने उत्तर प्रदेश में आपने काम किया, आपको क्या लगता है वहां पर क्या क्या कमियां हैं? जो आप बात कर रहे थे अभी कि साधन वहां पर नहीं है, वो पूरे सिस्टम ही ऐसा नहीं है क्योंकि महिलाएं डरती हैं और सबसे ज्यादा अगर हम गए तो गांव में सबसे ज्यादा हाई रेट है, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बाद 2nd नंबर पे है। सबसे पहले अगर आप देखें कि प्रत्येक जनपद में महिला थाना है, नंबर 2 प्रत्येक थाने में क्राइम किट बॉक्स है, नंबर 3 प्रत्येक जनपद में एक ऐसा वाहन है जिसको हम फील्ड यूनिट कहते हैं जो कि अपराध के सीन पे जा सकता है। लेकिन अगर हम ये कहें कि बलात्कार के क्षेत्र में क्या इसका कोई महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है, तो मेरा उत्तर होगा नहीं। सबसे पहले तो हम ये देखें अपना माइंडसेट चेंज करें। क्या हमने पोर्नोग्राफी के ऊपर कोई वांछित नियंत्रण या प्रयास किया है? नहीं किया है। एक
प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक अमेरिका के हैं रिक मॉर्टन, उन्होंने कहा कि किस प्रकार इरिवर्सिबल चेंजेस माइंड में होते हैं पोर्नोग्राफी देखने के उपरांत। इन अपराधियों ने भी पोर्नोग्राफी देखी थी। आज हमारे दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में समस्त जनपदों में पोर्नोग्राफी और एमएमएस एक बहुत फलता फूलता मार्केट है, और यह तो पुलिस की उदासीनता या आशीर्वाद अथवा दोनों के परिणाम स्वरूप यह पुष्पित पल्लवित हो रहा है। पोर्नोग्राफी बंद होना बहुत जरूरी है। ये एक पॉइंट हो गया कि पोर्नोग्राफी होना बंद होना चाहिए, और इसके बहुत ज्यादा इफेक्ट है, बिल्कुल दुष्परिणाम भी है, और उस पर कई सारी स्टडी भी सामने आ चुकी है। लेकिन उसके अलावा मैं उत्तर प्रदेश के बारे में अगर बात करूं तो वहां पर जो बताया जाता है कि सबसे ज्यादा हाई रेट है वहां पर इस तरह के केसेस के, लेकिन वहां पर जो महिलाएं हैं वो डरती हैं केस दर्ज कराने के लिए भी। आपको क्या लगता है कि जो पुलिस थानों में होनी चाहिए वो ज्यादातर नेताओं की सिक्योरिटी में लगी हुई है, उसके पास उतना वक्त नहीं है, उतने जवान आपके पास मुहैया नहीं है, बाकायदा बहुत सारी कमियां जो है यहां पर देखी गई हैं? आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन अगर हम इसका तर्क दें कि वो संख्या कब पूरी होगी, सबसे पहले अपराध पंजीकृत करने के लिए हम तो ये देखें कि जो पीड़िता है, विक्टिम है, उसको हम जैसे कहते थे कि ट्रीट विक्टिम लाइक गॉड, हम वो करें न करें, कम से कम अगर उसका अपराध बिना किसी उपहास के, बिना किसी व्यंग्य के हम पंजीकृत कर लें, एक ईमानदार प्रयास करें कि हम इसका सफल अनावरण करेंगे, दोषियों को पकड़ेंगे, न कि हम हंसी करके और हंसी में उसको टाल दें, उसको एक खुद ही मनाने की तुम्हारे साथ रेप हुआ नहीं, बल्कि यह भी कहा जाता है कि पहला बलात्कार तो पीड़ितों ने किया, मतलब अपराधियों ने किया, और दूसरा बलात्कार तब शुरू होता है जब अपराध पंजीकृत हो जाता है, तब दूसरा बलात्कार शुरू होता है। तो इन सब चीजों को, जो भले ही परसेप्शन बहुत महत्वपूर्ण है, ये परसेप्शन पुलिस की क्या मजबूरियां होती हैं? अगर आप क्योंकि खुद डीजीपी रह चुके हैं, आपको क्या लगता है क्या मजबूरियां होती है? जिम्मेदारी किसकी है? आप लगातार ऊपर सरकार से गुहार लगाते होंगे, स्टेट में जो भी सरकार है उससे आप गुहार लगाते होंगे, क्या आखिर मुश्किलें आती हैं? दुर्भाग्य से सबसे पहले तो माइंडसेट हमारा बदलना चाहिए। हमारे पुलिस में सबसे पहले कहते हैं कि हत्या, डकैती, राहजनी, वीआईपी सिक्योरिटी, ये कोर एरिया है पुलिसिंग के। छेड़खानी और महिला उत्पीड़न, ये शायद हमारी प्राथमिकता में उस स्थान पर, जबकि सर्वोच्च प्राथमिकता पे होना चाहिए, लेकिन सर्वोच्च प्राथमिकता अब हम समझते हैं कि समय आ गया, इसको सर्वोच्च प्राथमिकता पे ही रखना होगा, माइंडसेट ठीक करना होगा, हमारा प्रशिक्षण उच्च कोटि का हो, संवेदनशीलता हो। नहीं, बिल्कुल विक्रम जी, लेकिन आपकी जो बातें हैं वो बिल्कुल यहाँ पर एक आम लोगों की तरह है कि मतलब एक राय आप दे रहे हैं यहाँ पर। आप जैसे नेता बताते हैं कि सिस्टम में बदलाव होना चाहिए और तब्दीली होनी चाहिए, माइंड सेट में बदलाव होना चाहिए। मैं यहाँ पर पुलिसिंग सिस्टम की यहाँ पर बात कर रही हूँ। हमारा पूर्णिमा जुड़ गई हैं और वो है पूर्व राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। पूर्णिमा, आप कुछ कहना चाहेंगी? मेरे साथ विक्रम जी मौजूद हैं जो कि खुद पूर्व डीजीपी रह चुके हैं। आप बता पाएंगी कि कितनी मुश्किलें आती हैं, कितने बदलाव की जरूरत है आज भी? हाँ जी, एक तो जेंडर सेंसिटाइजेशन की जो आपने बात कही थी, तो राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से हमने सभी प्रदेशों में खास करके जो पुलिस अकेडमीज हैं उनको एक जेंडर सेंसिटाइजेशन का कोर्स पूरा लिखकर दिया था, और ये उम्मीद रखे कि ये लागू होगा। कुछ स्टेट्स ने लागू किया भी था, लेकिन ये एक टाइम का कोर्स नहीं है, ये एक माइंडसेट का बदलाव, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, और वो प्रोसेस जन्म से लेकर शुरू होता है, और हर समय पहले माता पिता को वो जेंडर सेंसिटाइजेशन और रिस्पेक्ट टू लेडीज वो क्रिएट करना है बच्चों में, और जैसे वो बच्चा बड़ा होता है इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। दूसरा एक सुझाव ये सरकार को दिया गया था कि हर पुलिस अधिकारी के एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में एक और क्लॉज होना चाहिए, हाउ जेंडर सेंसिटिव इज द पुलिस ऑफिसर, क्योंकि आखिर में हर अधिकारी अपना प्रमोशन चाहता है, अपनी तरक्की चाहता है, और वो जो तरक्की उसके एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट एक बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट उसकी जिंदगी में होता है। वहां पे जब ये क्लॉज आएगा, एक मैसेज जाएगा कि यह भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। उसके बाद जो वर्षों से चली आ रही है बात कि पुलिस को हम किस तरह से एक ऑटोनॉमस इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन बनाए और इसको पूरी तरह से अपने पॉलिटिशियंस के अंदर न रखे। और आप देखिए कि पुलिस लोगों को, जैसे रेड लाइट एरिया है, रेड लाइट एरिया में पोस्टिंग लेने के लिए पुलिस ऑफिसर्स को पुलिसमैन को कितना ब्राइब पॉलिटिशियंस को देना पड़ता है, लोकल पॉलिटिशियंस को, कि हमें यहाँ पर पोस्टिंग चाहिए क्योंकि यहाँ पे हम ज्यादा कमा सकेंगे और उसका हम कट आपको देंगे। तो ये तरह का जब इतना
सिस्टमेटाइज ब्राइबरी और करप्शन हो गया है कि इट इज एक्सट्रीमली माइंडसेट बदलना तो एक वाक्य मैं 100 बार सुन चुकी हूँ जब से आयोग ने पहला कदम रखा था, लेकिन यही एक बात अगर हो जाए तो हमने बहुत पाया। इम्प्लीमेंट तो होता हुआ पूर्णिमा जी बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। बिल्कुल कोई बातें जरूर की जाती हैं, कोई कागज पर और बयानबाजी जरूर की जाती है, लेकिन क्या वाकई में कुछ सच्चाई यहाँ पर नजर आती है, कुछ हकीकत नजर आती है? शायद अभी भी वो सुरक्षित वातावरण की जो बात की जा रही है महिलाओं के लिए वो बहुत ही दूर है, अभी कोसों दूर है, उस पर अभी और भी काम करना बाकी है। फिलहाल आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने चर्चा में भाग लिया और हमारी खबरों को और विस्तार से जानने के लिए आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट samaylive.com।